नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। ऐसे में रेशनल वर्ल्ड आपको ऐसे कई सारे महापुरुषों से आपके सामने लाने की कोशिश हमारी रहती है कि आप लोग उनसे मिल सके, जान सके, समझ सके। ऐसे ही एक महान शख्सियत हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। इनकी इनकी उपलब्धियों का मैं एक थोड़ा-सा सार आप लोगों के सामने रख देता हूँ, उसके बाद से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। इनकी कुछ रचनाएँ हैं, भाषा का समाजशास्त्र, भारत में नाग परिवार की भाषाएँ, हिंदी की लंबी कविताओं कविताओं का आलोचना पक्ष, काव्य तारा, काव्य रस निधि, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, हिंदी साहित्य प्रसंग वंश, आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र, कहानी के 100 साल, ये बहुत सारी ऐसी रचनाएँ हैं जिस पर इन्होंने अपना काम किया है, ऐसी उपलब्धियाँ इन्होंने समाज को दी है। विशेषकर जो भोजपुरी क्षेत्र जिसे एक बोली कह के टाल दिया गया था, उसकी ग्रामर को ये सामने लेकर आए हैं। ओबीसी का इतिहास विमर्श, साहित्य विमर्श इतिहास लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि 2011 में लेकर आए थे। जो अब तो 10 इयर्स भी उसके बीत चुके हैं। कुछ और इनके बुक्स हैं जैसे कि खोए हुए बुद्ध की खोज, इसके अलावा जगदेव प्रसाद वांडमेय, ओबीसी साहित्य विमर्श, इतिहास का मुआयना, सम्राट अशोक न्यू परिप्रेक्ष्य और भी तमाम बुक्स हैं जिस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोज भी बना चुका हूँ। एक और बुक थी कबीर पर, नए औजार से कबीर की खुदाई। तो इस तरह की उपलब्धियों के जनक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो आज हम लोगों के साथ हैं। मैं इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ रेशनल वर्ल्ड पे। स्वागत है सर आपका रेशनल वर्ल्ड पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं चाहूँगा कि जो आप लोग ये सेशन जब समाप्त होगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपने प्रश्न रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल हम लोग सेशन शुरू करते हैं और जो आज हम लोगों का टॉपिक है कि भारत में जो बुद्ध हैं उनका इतिहास आज से 2600 साल पूर्व से बहुत सारे लोग मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एक बाउंड्री गढ़ दी है और 1922-23 में एक्सकवेशन हुआ था वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एक और वहां पे बातें आ गई थी कि हमारी जो किताबें हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में जला दी गई थी, तो हमारा पिछला इतिहास गायब हो गया था। तो यहाँ से कुछ ऐसे भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सामने आ रहे हैं जिस पर ये भी बातें आ रही हैं कि क्या बुद्ध से भी पहले हमारी सभ्यता थी, क्या उससे पहले भी पूर्व बुद्ध हुआ करते थे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या पूर्व बुद्ध होते थे, अगर होते थे तो इनका क्या इतिहास है, क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिल पाया है, क्या हम उस बुनियाद पे कह सकते हैं कि हाँ बुद्ध के पूर्व भी बुद्ध होते थे, क्या इनका कोई साहित्यिक भी प्रमाण है। जी सर। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से अभिवादन। साइंस जर्नी को बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इतिहास पढ़ते रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक युग आया और वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग आया। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस सीढ़ी को किनारे कर दीजिए दिमाग से। ये आसान नहीं है क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है। इसको जब तक अलग नहीं कीजिएगा तब तक हमारी बात समझने में कठिनाई होगी। सुनते हैं कि आदमी के सिर पर 200 मील माने 100 कोस ऊपर तक हवा है वायुमंडल में, और उस हवा का भार हम लोगों के सिर पर है, टनों में है, लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं होता है। हम लोग उसके आदी हुए हैं और जी रहे हैं हवा की बोझ ढोते हुए, जन्म से ही आदत पड़ गई है। तो हम लोग जो ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक युग आया, तो इसको पहले आप कुछ समय के लिए हटाइए। मैं इसको हटाने की बात इसलिए कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये बताइए कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जो ग्रामीण परिवेश के थे वे क्या नगरीय सभ्यता को जीत सकते हैं? दूसरी बात, क्या कोई सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ती है? या हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला बड़ी डेवलप थी, लेखन कला बड़ी विकसित थी और
स्क्रिप्ट के, इंडस वैली स्क्रिप्ट के 400 लेटर हम लोगों को मिल चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ाते हैं कि अव्वल दर्जे की लेखन कला थी, और फिर वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ाते हैं कि लेखन कला थी ही नहीं, लोग मौखिक याद करते थे। तो ये बताइए कि जो विजेता सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो एक पढ़ी लिखी सभ्यता को जीतकर खुद अपने अनपढ़ हो जाएगी, तो लिखने नहीं आएगा। आप पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर आर्यों का आक्रमण हुआ 1500 ईसा पूर्व में। क्या ये संभव है? आपको ये झूठ नहीं लग रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व में अगर आर्य आक्रमण होता तो आर्यों ने आक्रमण किया, इंडस वैली पर जीत लिया। तो जीत लिया तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर उन की कॉलोनी बसेगी ना, वो रहेंगे ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जीत लिए गए, आर्यों ने जीत लिए, तो वहां वो रहेंगे ना, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग करेंगे, अपनी पूजा पाठ की पद्धति लाएंगे, अपना फिलॉसफी लाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी लेयर पर आर्य सभ्यता की निशानियां मिली, उनकी पूजा पाठ की पद्धति मिली? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कैसे जीत ली गई वो सभ्यता? भाई कोई भारत को जीतता है, कोई किसी देश को जीतता है, तो जीतता है तो फिर वहां रहता है, जीतकर अपने कब्जे में कर लेता है। तो कोई निशानियां इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपरी लेयर पर आर्य सिविलाइजेशन की कोई निशानियां नहीं मिली हैं। मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता को विजित नहीं किया आर्यों ने, नहीं तो उन लोगों की तमाम चीजें, मंदिर, संस्कृत, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये तमाम चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपरी लेयर पर ये मिलती, लेकिन नहीं मिलती है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जीत लिया, यही पढ़ते हैं आप। तो ये बताइए कि हम लोग पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके पहले यहाँ बृहद्रथ वंश था, जिसमें एक प्रतापी राजा जरासंध थे। उसके बाद हर्यक वंश आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। तो हर्यक वंश नागवंशी थे, और ये शिशुनाग वंश में तो नाग लिखा ही हुआ है, ये लोग भी नागवंशी थे। नंद वंश के बारे में है कि भाई वे कुलीन नहीं थे, और मौर्य वंश को तो जानते ही हैं। तब ये बताइए कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व में जीत लिया, तो फिर उन आर्यों को ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश कब जीत लिए? इसका इतिहास कहाँ है? वो लड़ाई कब हुई थी? वो युद्ध कब हुआ था जिसमें आर्य लोग पराजित हुए थे और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश का कब्जा हुआ भारत पर? 1500 ईसा पूर्व में जब वो जीत लिए थे तो वो लोग कब जीते गए थे? ये आपका इतिहास बताता है? नहीं बता रहा। तो भाई आर्यों ने जीत लिया सिंधु घाटी सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व में। अब बाद में देखते हैं कि पूरे भारत पर नंदों ने शासन किया, मौर्यों ने किया, शिशुनागों ने किया। ये कब जीता? इस तरह की बात नहीं है, ये सब क्रम से है। और आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता पर। आर्यों ने क्या किया था? आर्यों ने माइग्रेट किया था, और वो माइग्रेशन इंडिया में क्रमशः हुआ, धीरे धीरे हुआ। आप जैसा कि जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी साम्राज्य का कब्जा था। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब और सिंध, इन दोनों पर ईरानी राजाओं का शासन था, और वह ईरानी साम्राज्य का 21वां प्रांत था जहां से टनों में सोना जाता था, पर्सिपोलस। बाद में जब ईरानी साम्राज्य का कब्जा हट गया पंजाब और सिंध से,
तो वहां के जो अधिकारी थे ईरान के, तो वो लोग वहीं पंजाब और सिंध में रहने लगे, निवास करने लगे। वे अपने मुल्क को नहीं गए। धीरे धीरे वो लोग यहाँ जब मौर्यों का शासन भी आया, नंदों का भी शासन आया, तो वो ईरानी जो ब्यूरोक्रेट थे, जो अफसर थे, जो परिवार था, वो यहाँ नौकरी करने लगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अशोक के जमाने में, सम्राट अशोक के जमाने में सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं, उसके गवर्नर थे तुषास्प। तो तुषास्प जो थे वो ईरानी गवर्नर थे। उसे सम्राट अशोक ने नियुक्त किया था गवर्नर सूबे का, सौराष्ट्र सूबे का। आप पूछ सकते हैं कि तुषास्प ईरानी गवर्नर था, ये प्रोफेसर साहब आप कैसे कह रहे हैं? साइंस जर्नी है ना, जी जी साइंस में बात जी। एक भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि तुषास्प सम्राट अशोक के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो आप प्रोफेसर साहब कैसे जानते हैं किस औजार से कि तुषास्प ईरान का था? तो उसका औजार हमारे पास है। तो तुषास्प की पहचान, उस गवर्नर की पहचान हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग या कई पद्धति यहाँ हैं इतिहास में, जिसके माध्यम से हम लोग जांच करते हैं हड्डी का, तो वृक्षों की उम्र, आदमी की उम्र, ऐसा उस पद्धति पर अभी बात फिलहाल नहीं करेंगे। तो तुषास्प ईरान का था, इसका पता हम लोगों को उसके नाम से चल जाता है। ईरान में जो नामों की पद्धति है, पैटर्न है, उसमें हम लोग देखते हैं कि दंत स और प का संयोग होता है आखिर में, दंत स और प का संयोग। तो तुषास्प में दंत स और प का प्रयोग है। आप देखते हैं कि यहाँ जो विश्व जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको ईरानी भाषा में विश्व, दंत स और प का संयोग करेंगे, विश्व नहीं विश्व। यहाँ बोलेंगे अश्व, तो ईरानी भाषा में हो जाएगा वो अश्व, और दंत स प संयोग अश्व। उसी लेवल का शब्द है तुषास्प। इसे पता चलता है कि तुषास्प जो है वह ईरानी नाम है, और वो ईरान का ही था जो मौर्यों के समय में वो गवर्नर बना था। असल में हर भाषा की अपनी बुनावट होती है, स्ट्रक्चर। जैसे दूध और जहर दोनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन उसकी सजावट में फर्क होता है। यही कारण है कि दूध पीने से आदमी जिंदा रहता है और जहर खाने से मर जाता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी तरह भाषाओं के शब्दों में सजावट होती है भीतरी। आपसे एक प्रश्न छोटा सा करेंगे। आप हिंदी जानते होंगे, तो क्या हिंदी में एक ऐसा शब्द बता सकते हैं जिसमें क और दंत स का संयोग हो? जो बक्सर में है, बॉक्स में है, बॉक्स अंग्रेजी की, क और दंत स का संयोग हो, ऐसा एक भी शब्द आप हिंदी का नहीं बता सकते। मैं जानता हूं अगर संस्कृत के लोग भी जुड़े होंगे तो वो लोग भी संस्कृत डिक्शनरी देख लें। सबसे नामी डिक्शनरी है मोनियर्स की, इसमें 1.25 लाख शब्द हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं है जिसमें दंत स, क और दंत स का संयोग। अंग्रेजी में मिलेगा, जैसे 6 क और दंत स का संयोग है, मैक्सिमम है, बहुत सारे हैं। और अब फिर फारसी में मिलेगा क और दंत स का संयोग, जैसे अक्सर, अक्सर में है, अक्सर वह जाता है, अ और क। लेकिन आप हिंदी में चाहिएगा कि हम खोज लें, तो ऐसा शब्द नहीं मिलेगा। हर भाषा के शब्दों की अपनी बुनावट है। उसी बुनावट के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि तुषास्प जो था वो ईरान का गवर्नर था, और अशोक के समय में उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ये लोग नौकरी करते रहे, यही माइग्रेशन है, रोजी रोटी की तलाश में। भारत बहुत समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कितना सोना जाता था। हेरोडोटस ने लिखा है, डाटा उसका दिया है, मैं डाटा अभी भूल रहा हूँ। इतना सोना ईरान में केवल जाता था सिंध और पंजाब से, इतना समृद्ध देश था भारत। तो यहाँ माइग्रेशन ज्यादा ईरान से, यहाँ से भी लोग माइग्रेट किए, इंडिया से भी ईरान, लेकिन कम किए। कम इसलिए किए कि ईरान में कोई आकर्षण नहीं था जितना भारत में था। और मौर्यों के समय में इतने ईरानी लोग
नौकरी में आए, उसके पहले से चूंकि बसे हुए थे, यहाँ मैं कह रहा हूँ, तो जो लोग आए उनका परिवार रहने लगा कि मौर्यों के अंतिम राजा जो प्रियदर्थ थे, उनके जमाने में एक ईरानी पुष्यमित्र शुंग भारत का सेनापति हो गया। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे माइग्रेशन, लोग आते गए, घिरते गए। तो आप कहिएगा कि पुष्यमित्र को कैसे पता प्रोफेसर साहब कि वो ईरान का ही था? सवाल आपका हो सकता है। पुष्यमित्र वंश के जितने भी राजे हुए हैं, सभी मित्र ही उपाधि धारण करते। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, अश्वमित्र, तो ये मित्र ईरान की उपाधि थी। मित्र का मतलब वहां मित्र कहा जाता है, माने सूर्य। ये लोग सूर्योपासक थे। न केवल पुष्यमित्र शुंग, बल्कि भारत के जो ज्योतिषाचार्य थे वराह मिहिर, वो भी ईरानी ही थे। उनके नाम में भी मिहिर शब्द है। मिहिर माने सूर्य। वराह मिहिर और पुष्यमित्र, ये दोनों ईरानी लोग हैं, ईरानी टाइप के। और वो जो बरहुत के स्तूप पर जो के आधार पर कुछ लोग इतिहासकार बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे स्तूप की घेराबंदी की, तोरण द्वार बनाए। इसका कोई प्रमाण नहीं है। बरहुत स्तूप पर जो लिखा है वो लिखा है सुगनम राज, सुगनम राज्य, सुगनम राज्य, सुगनम, सुगनम लिखा है। तो आप न वाला जो बिंदु है उसको 100 पर ले जा रहे हैं, शुंग कर दे रहे हैं। सुगनम, ये सुगन वंश जो था वो पंजाब में था, जिसकी राजधानी शुंग थी। उन लोगों का वो कारीगरी थी। और इतिहासकारों ने गलती से लिख दिया कि बरहुत स्तूप पर अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र शुंग का वर्णन। बताइए, जो बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ईरान से माइग्रेट किए लोग यहाँ नौकरी, रोजी रोटी, पैसे की तलाश में, और यह क्रम जारी रहा। धीरे धीरे आर्यों का यहाँ पर माइग्रेशन हुआ और उस माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप भारत की भाषा तब प्राकृत थी। और ईरान के जो लोग आए उन लोगों की भाषा ईरानी थी। इन्हीं दोनों के मिश्रण से भारत में संस्कृत का धीरे धीरे जन्म हुआ। जैसे धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ ईरानियों का, वैसे ही धीरे धीरे संस्कृत का विकास हुआ। और ईसा के बाद संस्कृत का अपना रूप स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है ईसा के बाद। लेकिन इसकी प्रक्रिया, संस्कृत बनने की प्रक्रिया शब्दों में ईसा से पहले शुरू हो गई थी। वो अशोक के एक अभिलेख से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अशोक के अभिलेख में, जो भारत में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, इसमें शब्द है थम, थम, थम। लेकिन आप ईरान की तरफ जाइएगा, जहां शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा के शिलालेख मिलते हैं अशोक के, इस पर थम नहीं लिखा है। फिर से पढ़िएगा किताब, इस पर क्या लिखा है? थ्रम, थम नहीं लिखा है, थ्रम। यही देखिए, संस्कृत अपना रूप अशोक के समय में शब्दों में प्रवेश कर रहा है। जो थम है वो ईरान की तरफ अशोक के ही अभिलेख में थ्रम है। और वही ईसा के बाद जूनागढ़ के शिलालेख में रुद्रदामन के वही शब्द धर्म है। देख लिए, प्राकृत का धम ईरानी प्रभाव से पश्चिमोत्तर में धर्म हुआ, जो अशोक के शाहबाज गढ़ी शिलालेख में है, मनसेहरा शिलालेख में है। और यही शब्द ईसा के बाद जूनागढ़ के शिलालेख में, वो 150 ईस्वी का है, माने ईसा से 150 साल बाद का, इसमें धर्म है। ये संस्कृत का रूप आ गया। तो इस तरह से संस्कृत का धीरे धीरे विकास हुआ। तो आप अब एक सवाल और कीजिएगा, स्वाभाविक है कि सर आप तो वैदिक युग को हटा दिए, तो वैदिक युग को हटा दिए तो वहां कुछ होगा ना कि नहीं होगा? गैप रहा होगा। मैं जानता हूँ यह बात आप लोगों के दिमाग में आई हो कि 1500 ईसा पूर्व में
सिंधु घाटी की सभ्यता जब समाप्त हो गई तो 1500 ईसा पूर्व से मगध साम्राज्य के उदय तक ये बीच में कौन था? अब इसी को स्पष्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत में बुद्धों की परंपरा रही है। कुल मिलाकर 28 बुद्ध हुए। पहले बुद्ध गढ़हंकर बुद्ध थे, गढ़हंकर, और आखिरी बुद्ध गौतम बुद्ध थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध के जमाने तक बुद्धों की परंपरा रही। क्योंकि यह बात बोलने पर आप कहिएगा कि प्रोफेसर साहब साइंस जर्नी पर अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं? साइंस जर्नी है तो साइंस के विद्यार्थी की तरफ बात करो। ये 28 बुद्ध हुए, ये गप है, मिथक है, या जो बुद्धों का साहित्य है, बुद्धिज्म का साहित्य है, उसका गप है? तो नहीं, ये गप नहीं है। कैसे गप नहीं है? तो आपको मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो आप ये बताइए कि बुद्ध से पहले बुद्ध नहीं हो सकते हैं, तब आप मेडिवल हिस्ट्री में यह क्यों पढ़ते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए? पहले गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु पहले गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह। तो जब मेडिवल युग में सिखों के 10 गुरुओं की परंपरा हो सकती है, तो प्राचीन भारत में अगर 28 बुद्धों की परंपरा थी, इसमें आप आश्चर्य क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। अगर 28 बुद्ध नहीं हुए तो ये भी मानिए कि सिखों के भी 10 गुरु नहीं हुए होंगे, ये भी मिथक है। लेकिन इसका तो चूंकि हाल की घटना है मेडिवल एज की, तो इसको तो मान लेते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए। तो मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा ऑथेंटिक प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं 28 बुद्धों के, उसको क्यों नहीं मानिएगा? सिखों के 10 गुरु के आर्कियोलॉजिकल सबूत तो नहीं मिलते उस तरह से, लेकिन इससे ज्यादा सबूत हम लोगों को मिलते हैं तो बुद्ध से पहले के बुद्धों के। तो पूछिए कि आप बताइए कैसे मिलते हैं? तो अपने यहाँ सम्राट अशोक हुए, वो बड़े बुद्धिज्म से बड़ा उनका लगाव था और विश्व विख्यात है बुद्धिज्म को लेकर सम्राट अशोक। तो उन्होंने अपने दरबार में सर्वेयर भी रखे थे, क्योंकि बुद्ध को गुजरे हुए समय हो गया था। तो वो उनका जब शासन आया, उन्होंने जगह जगह पर जो बुद्धिज्म के स्थल थे उनका सर्वे कराया और जगह जगह पर उन्होंने स्तूप बनवाए और पिलर खड़े कराए। तो अशोक जब थे उस जमाने में और बुद्धों का आता पता था, केवल गौतम बुद्ध का ही नहीं, उसके पहले के बुद्धों का भी पता था, सर्वे करा लिए थे अशोक। तो उन्होंने अभी फिलहाल एक पिलर उन्होंने खड़ा कराया है लुम्बिनी में, नेपाल में है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जो पिलर खड़ा कराए हैं सम्राट अशोक ने, वो गौतम बुद्ध की स्मृति में, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, इसलिए सम्राट अशोक ने वहां पर पिलर खड़ा कराया है और उस पर उस जमाने की लिपि, धम्म लिपि में लिखवाया है, यहीं पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हीं की स्मृति में ये पिलर गड़वा रहा। उसका पता जर्मनी के एक पुरातत्ववेत्ता फिहरर ने उसकी खोज की थी। एक बुद्ध तो पता चल गया, गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, वहां पर सम्राट अशोक ने एक पिलर गड़वाया। एक दूसरे बुद्ध थे, उनका नाम था कोड़ागमन बुद्ध। तो जहां कोड़ागमन बुद्ध जन्म लिए थे, जिस स्थान पर, माने बुद्ध से पहले के बुद्ध थे कोड़ागमन, वहां पर भी एक सम्राट अशोक ने पिलर गड़वाया 40 फीट ऊंचा और उस पर लिखवाया कि यही कोड़ागमन बुद्ध का स्तूप है, यही उनका जन्म स्थल है, यहाँ पर मैं एक पिलर गड़वा रहा। तो वो भी पिलर अभी है।
ऐसा नहीं है कि लापता हो। जा करके आप देख सकते हैं पिलर कहाँ है। जी। लुम्बिनी ननगई गाँव में। लुम्बिनी वाला पिलर जो है वो गौतम बुद्ध की स्मृति में है। गौतम बुद्ध से पहले एक बुद्ध हुए, उनका नाम था कोड़ागमन बुद्ध। 28 बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। अब जी, और जी। 100 साल पहले चले जाइए, क्योंकि जी। गौतम बुद्ध से पहले कश्यप बुद्ध हुए, तो 50 साल पहले हुए होंगे। उनके पहले वो कोड़ागमन बुद्ध हुए थे। तो 150 साल 125 साल पहले जाइए इतिहास में। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जा रहे हैं, तो उस पर लिखा हुआ है। वो पिलर गिर गया है अशोक का, अभी जमीन पर लेटा हुआ है। 2 खंड में है, पूरा लंबा पिलर है निगाली गांव में। और वो कोड़ागमन बुद्ध की स्मृति में वही जन्म स्थल था कोड़ागमन बुद्ध का। वो बुद्ध से 100 साल पहले पैदा हुए थे। तो 2 बुद्ध का पता चल गया सम्राट अशोक के पिलर से। एक तीसरे बुद्ध जहाँ जन्म लिए थे, उस गांव का नाम है कोटिहावा। कोटिहावा नोट कर ले, कोटिहावा। कोटिहावा में भी एक पिलर अशोक ने गड़वाया है। और कोटिहावा में जो बुद्ध पैदा लिए थे, उनका नाम है ककुसंद बुद्ध। ककुसंद बुद्ध कोड़ागमन बुद्ध से भी पहले हुए। 3 बुद्ध। वो पिलर टूट गया है। कोटिहावा का जो पिलर है वो टूट गया है। 4.5 फीट अभी भी है। तो 3 बुद्ध का तो पता चल गया अशोक के पिलर से हम लोगों को। एक पिलर अशोक ने गड़वाए लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध की स्मृति में, उनके जन्म स्थल पर। दूसरा पिलर सम्राट अशोक ने गड़वाए निगाली गांव में, कोड़ागमन बुद्ध के जन्म स्थान पर जहां जन्म लिए थे। तीसरा पिलर गड़वाए कुसुंद बुद्ध की स्मृति में कोटिहावा में। तो एक कोटिहावा में, एक निगाली गांव में और एक लुम्बिनी में। 3 बताए। तीनों जगह पर अलग अलग बुद्ध पैदा हुए गौतम बुद्ध से पहले। लेकिन गौतम बुद्ध से जस्ट पहले जो पैदा लिए थे बुद्ध थे, उनका नाम था कश्यप। कश्यप बुद्ध के मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का आगमन हुआ था। तो कश्यप बुद्ध का क्या भाई आर्कियोलॉजिकल सबूत है? तो कश्यप बुद्ध का जन्म स्थान था टंडवा। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश में, वहां से 9 मील पश्चिम ये स्थान है टंडवा। इसी स्थान पर कश्यप बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध से ठीक पहले के बुद्ध थे कश्यप टंडवा में। तो टंडवा की खुदाई कनिंघम उस जमाने में कर रहे थे। तो पता था यहाँ पर कश्यप बुद्ध का जन्म हुआ है। लेकिन जब वो स्तूप की खुदाई कराने लगे टंडवा में, तो उस स्तूप के ऊपर शिवलिंग बना हुआ था। लोगों ने रोक दिया कि आप खुदाई नहीं करा सकते हैं, और कनिंघम को वो खुदाई नहीं करने दी वहां के लोगों ने। लेकिन टंडवा में वो स्तूप नष्ट भ्रष्ट हो गया है। अच्छा। तो कश्यप बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो टंडवा है, श्रावस्ती से 9 मील पश्चिम। कोड़ागमन बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ बताए आपको? कोड़ागमन बुद्ध का है निगाली गांव। और कुसुंद बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ बताए? कोटिहावा। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ बताए? लुम्बिनी। 4 बुद्ध का तो बता दिया जी। आप। तो ये पता कैसे चला? ये पता चला फाहियान की डायरी से। फाहियान का जो 21 चैप्टर है, 21वां अध्याय उनकी डायरी का, उसका यही हेडिंग है, कुसुंद, कोड़ागमन और कश्यप बुद्ध। सबसे पहले फाहियान जब श्रावस्ती गए, तो श्रावस्ती से फिर उस समय चूंकि घटना बुद्ध से 200 साल पहले की थी, बुद्ध से भी 200 साल पहले की थी, तो उस समय सब लेटेस्ट थे। गांव गए वो देखने के लिए स्तूप, कोड़ागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और कुसुंद बुद्ध। और फाहियान ने अपनी डायरी में डिटेल में लिखा है कि श्रावस्ती से हम इतना उत्तर, इतना दक्षिण, इतना पूर्व, इतना पश्चिम, इतना ली, इतना सर
सर आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है, माफ़ी चाहूँगा मैं बीच में क्रॉस करने के लिए। आप चाहें तो ये चेहरा जो है ना फेस कैम उसको ऑफ कर दीजिए, सिर्फ़ ऑडियो पे आप बोलिए। थोड़ी-सी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक क्यों हो रही है? तो वो जो है, हाँ, अब ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने बताया कि फाहियान ने अपनी डायरी में ये सब बातें लिखी हैं, सब लिखी है। तो तीनों बुद्ध के जन्म स्थल पर वो गए थे और इस बात को इंसान ने भी लिखा। इंसान भी सब कश्यप बुद्ध, कोड़ागमन बुद्ध, ककुसंद बुद्ध के जन्म स्थल पर वो भी गए थे। गौतम बुद्ध के तो गए ही थे। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। आप कह सकते हैं कि फाहियान इंसान झूठ बोलता होगा, क्या पता। इसका प्रमाण ये है कि ये महाबोधि टेम्पल बोध गया था। सारनाथ के स्तूप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, धमेक स्तूप, सब श्रावस्ती के सारे मठ में अभी जो ये मिला है स्तूप, वो सब फाहियान और हिंसान की डायरी के आधार पर ही सब खोजे गए। कनिंघम के पास दूसरा कोई औजार नहीं था। आवाज साफ नहीं जा रही है, कोई लिख रहा है। जी, जी, वो थोड़ी-सी आवाज़ बीच-बीच में क्रॉस हो रही है। दूसरा उपाय कीजिए। तो मैं ये कह रहा था जी, कोड़ागमन बुद्ध और विपश्ची बुद्ध इनके स्थान। गए थे। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हिंसांग और फाहियान झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जितने भारत में सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, सबकी खोज हुई है हिंसांग की डायरी पर ही, फाहियान की डायरी से ही। इसलिए ये जो बताए हैं कोड़ागमन बुद्ध का जन्म स्थल, ककुसंद बुद्ध का जन्म स्थल, ये सब देखे जा सकते हैं और मिले भी। तो बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, ये फाहियान, हिंसान सारे विदेशी स्रोत बताते हैं साहित्य के, और बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए, ये पूरा बौद्ध साहित्य भी बताता है। देशी विदेशी दोनों स्रोत बताते हैं कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, और साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत बताते हैं कि बुद्ध से पहले भी हुए। 7 बुद्ध जिसको हम लोग सप्त बुद्ध कहते हैं, ये शुरू होता है विपस्सी बुद्ध से। विपस्सी बुद्ध से लेकर के गौतम बुद्ध तक कुल मिलाकर के 7 बुद्ध। आप पूछेगा कि 7 बुद्ध का क्या सबूत है? 7 बुद्ध का सबूत, पहला सबूत तो आप भरहुत स्तूप पर जाइए, कोलकाता म्यूजियम में भी रखा है। भरहुत में कनिंघम ने उसकी खुदाई की थी और बड़ा भव्य स्तूप था। अब विचार कर लीजिए कि जिस जमाने में कनिंघम भरहुत स्तूप की खुदाई करा रहे थे, उस जमाने में 200 घर भरहुत गांव में भरहुत स्तूप के ईटा उखाड़ करके बनाए गए थे। विचार कीजिए उसकी कितनी भव्यता रही हो, भरहुत स्तूप कितना विशाल रहा होगा। 200 घर उस जमाने में बनाए गए थे। बाद में कनिंघम ने उसको कलकत्ता ले जाने के लिए वहां रेलवे स्टेशन बनाया, लंगरावा रेलवे स्टेशन बना भरहुत की सारी सामग्री को कलकत्ता ले जाने के लिए। उस भरहुत स्तूप पर ये 7 बुद्धों के नाम लिखा हुआ है थम लिपि में। विपस्सी बुद्ध का नाम लिखा है उस पर, कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा है, कश्यप बुद्ध का नाम लिखा है, सब लिखा हुआ है। विपस्सी बुद्ध का पेंटिंग हम लोग को वो अजंता की गुफा नंबर 17 में मिलती है। असल में हम लोग जितनी भी लंबे कान और घुराले बाल देख करके गौतम बुद्ध बता देते हैं, तो ये भ्रम है। सभी उसमें गौतम बुद्ध ही नहीं है, उसमें दूसरे बुद्ध भी हैं जिसकी पहचान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो विपस्सी बुद्ध थे, उनका बाल आगे ललाट पर लटका हुआ था, लेकिन आप देखिएगा पहले नजर में तो कहिएगा कि गौतम बुद्ध की मूर्ति। इसी तरह स्तूपों की जो परंपरा है, 7 बुद्ध की पहले बात कर रहे हैं, 7 बुद्धों के नामों का अंकन है भरहुत स्तूप पर, कोलकाता म्यूजियम है, जाकर के वहां डिटेल में पढ़िए, सब लिखा हुआ है। उस जमाने में माने ईसा से 200-300 साल पहले ये बात है। और एलोरा की गुफा नंबर 12 में 7 बुद्धों की मूर्तियां बनी हुई है, जो आज भी है। सारनाथ में, बोध गया में भी 7 बुद्धों की मूर्तियां बनी हुई है, बहुत पहले। तो सप्त बुद्ध का तो यहाँ बोध गया भी आए थे, जिसकी चर्चा इंसान ने अपनी डायरी में की।
बल्लख में उस जमाने में उसका स्तूप था। तेनसांग ने देखा था, वो बुद्ध से पहले के बुद्ध, कश्यप बुद्ध की यहाँ काठमांडू में स्थित बौद्धनाथ स्तूप में आज भी रखी हुई। तो आप बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, इसको मानिए, इसके सबूत मिल रहे हैं। जाइए वहां सांची स्तूप पर, तो देखिएगा कि गेट पर ही 7 बुद्धों का, ये देखें 7 बुद्धों का, 3 बुद्ध को स्तूप से दिखाया गया है और 4 बुद्ध को उनके बोधि वृक्ष से। तो सबसे जो बोधि वृक्ष है वो पीपल है। इसके बाद स्तूप की बोधि वृक्ष है वो क्या, बरगद है। ये सांची स्तूप की बात। तो बरगद जो वो बोधि वृक्ष था कश्यप बुद्ध का, खानदान है। इसमें इलोरा में बता, फरहुत में बता दिए, नाम ही लिखा हुआ है। अशोक के पिलर बने, स्तूप बता दिए, कहां कहां बुद्ध के नाम से उन्होंने बनवाए थे। ये तमाम आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास। अगर फाहियान की डायरी के आधार पर, अशोक के शिलालेख और पिलर के आधार पर भारत का इतिहास है, तो फिर बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, बुद्धों की परंपरा का इतिहास उसी फाहियान रेनेसां की डायरी या फिर सम्राट शिलालेख और पिलर के आधार पर क्यों नहीं लिखा? गलत करते हैं, लिखना चाहिए। बहुत दिन तक हमारे यहाँ इतिहासकार में रखे। सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में आप जाइएगा, मोहनजोदड़ो में जाइएगा, उसमें सबसे पहले वो स्तूप ही दिखाई पड़ेगा, बहुत ऊंचा वही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, सब पहले वो दिखाई पड़ेगा। असल में सारी सभ्यता की जो खोज है वो स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला, यह बड़ी बात नहीं है। स्तूप की खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता मिली। तो मोहनजोदड़ो में जाइएगा तो सबसे ऊंचा वही स्तूप मिलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि यह जो स्तूप है वो कुषाण काल का है, लेकिन वो काल का नहीं है। अब लेटेस्ट जर्मनी के सबसे बड़े पुरातत्ववेता वेरार्डी और इटली पुरातत्ववेता ने सर दिया है कि मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अब आप कहिएगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता की स्तूप है तो कैसे? अमेरिका से साइंस उसके 320वें अंक में नोट कर लीजिए, 320वें में जर्मन के पुरातत्व और एशिया के सबसे बड़े पुरातत्ववेता माने जाते। उन्होंने कहा है मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, माने पूर्व का, क्योंकि ईंट के मसाले में मिले हुए बर्तन वस्तु के अंदर सब सिंधु घाटी के समय के हैं। लेकिन यहाँ इतिहासकार बताते हैं कि कुषाण, हमारे इतिहास से पहले कोई स्तूप ही नहीं बना था। क्योंकि एक जान लीजिए कि ऋग्वेद को भी पढ़ते हैं तो ऋग्वेद 2 बार स्तूप शब्द का प्रयोग है। ये तो गंगा का 1 बार और जमुना का 2 बार प्रयोग है, लेकिन ऋग्वेद में ही 2 बार स्तूप शब्द। वहां तक तो ऋषि ही हुए ऋग्वेद में। हिरण लीजिए, उनका नाम ही था हिरण। अरे भाई बिना स्तूप के हिरण स्तूप दिया गए। सिंधु घाटी सभ्यता इस समय का, वो गौतम बुद्ध के समय का नहीं और कुषाणों ने नहीं बनाया। कुषाण बनवाए होते न स्तूप, नीचे बुद्ध मूर्तियां भी बना, जैसा कि हम मोहनजोदड़ो के स्तूप पर बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है। तो बुद्ध से बहुत पहले का स्तूप है। भारत में स्तूपों की परंपरा रही है, लेकिन देश में, और आपको आश्चर्य होगा, एक शंकरा की किताब है हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जी। उसमें ऋतु का महीना था और ये जो थे कर रहे थे वो मोहनजोदड़ो का जिसकी चर्चा होती है में बहुत बड़ा बौद्ध विहार मिला है। पूरब
की तरफ था। इसका नाम मिलेगा आपको शंकरानंद उस किताब में। कितने कमरे थे, सभागार था, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का आवास था। जो स्नानागार है असल में वो क्या है, तरण ताल। तरण ताल कंसेप्ट बुद्धिज्म में था, वहां तरण ताल बनाया जाता था। खुदाई से हम लोग को इस बात का पता चल गया है। तो मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है ठीक वो कहां, स्नानागार है, बगल में बौद्ध विहार जिसमें बने हुए हैं वो आज भी हैं। इसमें झूठी की क्या सब है। तो क्या बताया, एक प्रकार का है कि सरहद उसके एक कमरे से मोहनजोदड़ो के कुषाण काल के कुछ सिक्के मिले थे। इसी आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि कुषाण काल। अब वो जर्मन के जो पुरातत्ववेत्ता है, आलेख निकला है रिसर्च पर, साइंस पत्रिका में 26वें अंक में प्रकाशित हो, इसमें उन्होंने कहा है उन कुषाण काल से और कोई लेना देना, मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है उसी सभ्यता के समय का है। हमारे देश में उनकी परंपरा रही है, ना मोहनजोदड़ो का तो स्तूप है। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा स्तूप हड़प्पा में था। सब रेलवे के ठेकेदार उसके ईंट ले गए। उस स्तूप का फोटोग्राफ इंग्लैंड में है, आज भी है। एक कॉपी मेरे पास जो हड़प्पा में स्तूप था, इधर हुई है आजादी। धोलावीरा में है। अब क्या करिएगा, पार्टी की सभ्यता मिली है, वहां स्तूप मिला। धोलावीरा का जो स्तूप है थमचक प्रकार का स्तूप। जाइए धोलावीरा तो इंडिया में कोई परमिशन जाकर के देखाइए धोलावीरा में, तो वो स्तूप थमचक प्रकार आता है। वही स्तूप या संघोल में है। 8 आरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्तूप है प्रकार के, उसमें 6 आरे हैं। 6 तो गौतम बुद्ध ने जोड़ा, 6 का प्रचलन था। तो स्तूप स्तूप हरा में है। स्तूप कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत सभ्यता नहीं थी। अरे भाई, जिस मूर्ति भस होती है पृष्ठ किंग, ये पृष्ठ किंग है, यहां से कटा हुआ उनका जो में राजा का, उसी मूर्ति ध्यान से देखिए ना, कपड़ा कैसे पहने, कपड़ा पहने हैं वो कैसे पहने हैं देखिएगा। वही पूरा स्टाइल है, हाथ फ्री है और एक साल डाले हुए जीवन। सिंधु घाटी का वो मूर्ति याद कीजिए, जो रंग का कम पका हुआ मिट्टी से बना हुआ खेड़ी से, और उनकी आंखें क्या है याद के, अध खुली है, अध खुली खुद तक आती गई है। और उनका ध्यान कहाँ है, नाक के अगले छोर पर से घाटी सभ्यता की जो मूर्ति है वो पूरा मेडिटेशन की मुद्रा है ही। और बाल आप ध्यान से देखे हैं, बाल पीछे कैसे उनका है, फिर से देखिएगा। लेकिन हम लोग का तो ये पता चल गया ऊपर भाई जीवन है, बैठे हुए हैं दाहिने इधर से पीछे वस्त्र डाले हुए हैं कंधे पर। सिंधु घाटी सभ्यता में वही स्टाइल बुद्ध की है, लेकिन नीचे क्या है इसका पता हम लोग को कैसे तो टूट गई है मूर्ति, इसका पता हम लोग मोहनजोदड़ो के मोहनजोदड़ो एरिया से स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा मिली है जो अभी कराची म्यूजियम। तो उनका जो हेयर है वो पृष्ठ किंग की जो हेयर स्टाइल से मेल खाती है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो मुंह टूट गया है लेकिन पोर्शन बाकी है। जो मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा में, वो चुन्नट वाला वस्त्र पहना है का, वही वस्त्र जो गौतम बुद्ध पहनते थे। पूरा पोशाक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम जमाने तक मेल खाएगा। ये सम्राट अशोक के ऊपर जो सिंह देखे हैं, सिंह पंजों पर, वो जो आपका उसी मूर्ति को याद कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर नहीं देखे हैं, ठीक देख लीजिएगा। ठीक वही का जो सिंह है वही सिंह घाटी सभ्यता के बना हुआ है, एकदम फोटो। अशोक ने सिंह लिया था, विदेश से नहीं लिया था। यहाँ सब हवाई बात, सुमेरियन सभ्यता क्या सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता।
पहाड़ी पर थी, सुमेरियन बच्ची थी। सुमेरियन सभ्यता की ईंटें या तो पक्की है, कोनो छोटा है, कोनो बड़ा है, कोई ही नहीं है। वो विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बनिस्पत। वहां की ईंटें सुमेरियन 100 लिपि चिन्ह है। सभ्यता में 400, 8 दुगना है सुमेरियन सभ्यता में। सुमेरियन सभ्यता में जैसे जैसे सिविलाइजेशन का विकास है, लिपि की संख्या घट। इसका मतलब हुआ सुमेरियन सभ्यता में दुगना अगर लिपि चिन्ह है तो सिंधु घाटी सभ्यता से बैकवर्ड सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता बैकवर्ड सभ्यता थी। इसीलिए वहां पर भेड़ के लिए 200 शब्द है सुमेरी भाषा में। उस समय जिस चीज की बहुलता रहेगी वही उसका सिविलाइजेशन है। भेड़ चराने वाली जाति थी सुमेरियन सभ्यता। मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश आज इंटरनेशनल भाषा बनी हुई है। मैं तो व्हाट्सएप वाला बड़ा परेशान कर रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। तो कभी कभी बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। समय पूरा हो गया है, 8 बज गया। जी 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 जी। तो अभी आधी बात बोल पाए, अगले कभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आगे आपको फिर से इनवाइट करेंगे सर, और आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। तो सर साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि टाइम लिमिटेशन थी, सर ने हमें 1 घंटे का ही अपॉइंटमेंट दिया था, तो समय खत्म हो रहा है। बहरहाल आप लोगों का कोई स्पेशल अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अगर तुरंत पूछ लेते हैं 5 मिनट के अंदर, तो हम उसका जवाब दिलवा देंगे। बहरहाल मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि सर की बहुत सारी किताबें हैं जिस पर ये जितने सर बता रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें उन्होंने मेंशन की हुई है। काफ़ी अच्छे तरह से उसको आप देख सकेंगे। मैं कुछ शेयर कर दे रहा हूँ बुक्स का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं शेयर कर दूँ। वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स है जैसे सम्राट अशोक का न्यू परपेज सभ्यता की खोज, खोए हुए बुद्ध की खोज, इतिहास का मुआयनत बुक्स हैं जो यहाँ पे मैं नहीं मेंशन कर, डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, वहाँ से कर सकते हैं। तो सर सर ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। सर शुक्रिया आपका। जो एक्सपेक्टेशन थी हम लोग 28 बुद्धास का, उसने पूरे सबूतों के साथ यहाँ पे वो आया है सभी लोगों को। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आप बहुत धन्यवाद सर। और इस तरह आप मैं चाहूँगा कि आप जब भी आपको समय हो और जो बच गया है उसको भी हम लोग करेंगे सर। मैं लास्ट में चाहूँगा सर कि आप हमारे दर्शकों के 2 शब्द जरूर